Hello and welcome to you all to the student of the class 9th Mathematics Foster. Myself is Tabib Siddiqui and this is the 15th lecture for the part Mathematics. And जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि we have started a chapter called Polynomial and this is a chapter number 2 from NCERT. Okay. And as you know that कि हमने polynomial के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था, जो भी कोई थ्योरी के रिलेटेड चीज़ें थी वो ऑलरेडी सब डन हो चुकी हैं. कुछ आइडेंटिटीज़ से लेकर कुछ थ्योरी रह रही है हमारी. सो वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके. कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे और मैंने एनालाइज किया था. डाउट्स हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड थे, नंबर सिस्टम से. और एज़ यू नो डैट कि मैंने आपको कहा था कि नंबर सिस्टम जो NCERT वाला है वो तो मैंने पूरा करा दिया है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सेट में दे रखे हैं, आरजी के सेट में दे रखे हैं. सो डैट क्वेश्चंस आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो मैंने नहीं कराए हैं. बात समझ रहे हैं? यानी जो जैसे कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है जो सेट में डाला हुआ है. तो जनरली ऑफलाइन क्लासेस के अंदर व्हाट वी आर डूइंग दैट, जब हम लोग ऑफलाइन बोर्ड में पढ़ाते हैं RG एकेडमी के अंदर नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम होता है हमारा, तो वहाँ पे हम जब चैप्टर फिनिश कर लेते हैं तो ये बता देते हैं कि ये चैप्टर में जो स्कूल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो ये हमने कवर करा दी हैं. अब उसके बाद क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स को शौक होता है या कुछ स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है कि वो थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो वो RD शर्मा सॉल्व करते हैं, वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो उनके लिए उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव इंक्लूडेड सम एक्स्ट्रा मटेरियल इन ईच चैप्टर, है ना. हर यूनिट के अंदर, ईच चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कवर अप की हैं हमने, ताकि वो बच्चे जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड है. लेकिन ये जो ऑनलाइन मोड में क्लास हो रही है इसके अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये जो मैं स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ और ये कुछ एक्स्ट्रा है जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको याद रखनी है. तो इसके लिए मैंने ये रखा है कि RG के नोट्स को मैंने ये नहीं बनाया है कि सिंबल नहीं बनाया है कि मैंने आपके लिए ये इसी में से पढ़ाऊँगा. मैंने NCERT को एज ए, आप ही समझ लीजिए कि एज ए गाइडिंग टूल मैंने रख रखा है, ऐसे टच स्टोन रख रखा है. तो NCERT की जितना भी चीज़ें होंगी वो हम कवर अप करेंगे. जो चीज़ें हमारी छूट रही हैं, यानी छूट रहा मतलब कि जो एक्स्ट्रा दे रखी है हमारे नोट्स में, RG के नोट्स में, जब भी ये क्लासरूम प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो मैं उस टाइम आपको पढ़ाऊँगा होपफुली. ओके. लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्वेश्चन तो सब सॉल्व करिए. कोई क्वेश्चन नहीं अटकते हैं. जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस को सेंड आउट किया है ना, व्हाट्सएप पे इमेज किया और मैंने बताया कि बेटा ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, फ़िलहाल इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, जाने दें. जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा इसको. ओके. तो हैविंग सेड दैट, ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था उस चीज़ के लिए जो बहुत से स्टूडेंट को परेशान कर रही है कि सर ये कैसे हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं. सो कीप माय वर्ड कि आप NCERT के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. इतनी थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. और जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जो RG के नोट्स में हैं या फिर एग्जाम्पल वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स के अंदर होंगी, उन क्वेश्चंस के लिए आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करिए. सो होपफुली हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. अब बात करते हैं पॉलीनॉमियल के लिए. पॉलीनॉमियल जो चैप्टर था हमने काफ़ी डीप पे स्टार्ट कर दिया था. हमने बहुत डीप किया इस पॉलीनॉमियल चैप्टर को और थियोरेटिकल पार्ट हमने सारी कवर कर लिया है. पॉलीनॉमियल कहते किसे हैं, वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होते हैं. उसके बाद हमने जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल को फाइंड आउट भी किया. फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा, फिर रिमाइंडर थ्योरम सीखी, फिर फैक्टर थ्योरम सीखी और फैक्टराइजेशन सीखने के लिए हमने बात करी थी कि फैक्टराइजेशन क्या होता है. फैक्टर थ्योरम से हमने फैक्टराइजेशन निकाला था. उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 करी, 2.2 करी. तो एक्सरसाइजेस वगैरह हमारी चल रही थी NCERT की. लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन होता क्या है बेसिकली. जी कि आपके पास एक इक्वेशन है x² - 5x + 6. सपोज करो ये पॉलीनॉमियल है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, पॉलीनॉमियल है. ठीक है, 2 डिग्री की पॉलीनॉमियल है. अब अगर मैं इसमें x = 1 पुट करता हूँ, यानी वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल एट दिस पर्टिकुलर पॉलीनॉमियल एट x = 1, तो ये कितनी आती है आप चेक करके देखो. तो ये आपकी मिलेगी 2. ठीक है ना. यानी इसका मतलब कि अगर आप इस पॉलीनॉमियल को देखो, मैं वापस रिकैप कर रहा हूँ, हर चीज़ को एक बार उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको x - 1 से डिवाइड करता हूँ, किसको, इस पर्टिकुलर पॉलीनॉमियल को, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा मेरा 2. यही मतलब है रिमाइंडर थ्योरम से. यही बात समझ में आएगी हमें कि अगर मैं x - 1 से इस पॉलीनॉमियल को डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा. ओके. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. लेकिन अगर अब ये तो रिमाइंडर थ्योरम होगी. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं इसमें x = 2 पुट करता हूँ, सपोज करो,
तो x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 कितनी आ रही है, 2 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। यानी अगर मैं इसको x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो x माइनस 2 यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसको, ये मतलब था। तो यानी अगर आप x माइनस 2 से इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से आप इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो यहाँ पे कोशेंट x माइनस 3 आएगा, रिमाइंडर अपने आप 0 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, कोशेंट x माइनस 3 आएगा। इसी चीज़ का नाम है फैक्टराइजेशन, कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को लिख सकते हो, एक तो एक फैक्टर इसका x माइनस 2 और एक फैक्टर इसका x माइनस 3। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 लीनियर फैक्टर में ये ब्रेक हो गया। 3 डिग्री होगी तो 3 लीनियर फैक्टर आएंगे, 4 डिग्री होगी तो 4 लीनियर फैक्टर आएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है तो जब हम इसको एक्सरसाइज में करेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियर आउट करेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि फैक्टराइजेशन कहते हैं किसे। क्या फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज निकाल लो और 3 लीनियर फैक्टर बना के रख दो उसको। इसका और भी बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन फिलहाल तो अभी अपने को क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है। ओके, बेसिक चीज़ें समझनी है अभी अपने को। तो होपफुली आपको ये फैक्टराइजेशन का बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा, फिजिकल मीनिंग समझ में आया होगा। ओके, नाउ अपन आ जाते हैं जो अपन प्रोसेस कर रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह जो हम सॉल्व कर रहे थे उसी पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 2.2 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, हमें 2.3 को क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने को कंप्लीट डिवीजन करने की ज़रूरत है क्या, मार्क माय वर्ड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर पूछ रहा है, तो मुझे कंप्लीट डिवीजन करने की ज़रूरत है क्या, यानी लाइक दिस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये करने की ज़रूरत है क्या। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें रिमाइंडर थ्योरम से आंसर देना है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए करके दिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से, ऑब्वियस सी बात है, तो ये x क्यूब आ जाएगा। और x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। देन इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x प्लस 1। ओके, फिर x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 2x स्क्वायर आ जाए, 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर। ठीक है, और 2x इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2x, लाइक दिस। बात समझ रहे हैं। सो इसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल, 3x माइनस 2x x होता है, ये प्लस 1। फिर x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x प्लस 1 ही आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, नो रिमाइंडर। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर थ्योरम से मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँ, व्हाट विल द रिमाइंडर, तो ये पॉलिनोमियल को आप px माने। ठीक है, ये पॉलिनोमियल px है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और अगर x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो इसको 0 के क्यूट करें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है x इक्वल्स टू -1 पे, तो p -1 निकाल के चेक कर लें। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, दैट इज इंटू 3, दैट इज प्लस 3, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू -3 एंड प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ रहे, इजीली हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 0 आ रहा था, और वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जो रिमाइंडर थ्योरम से हमारा आंसर आ रहा है वो भी 0 आ रहा है स्टूडेंट। ओके, अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर हुई कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर है, यानी इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी x प्लस 1 फैक्टर हो गया। यानी इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल को अपन लिख सकते हैं x प्लस 1 जिससे डिवाइड किया था, और क्वेश्चन कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब चाहो तो इसको फिर से फैक्टराइज कर दो, वैसे ये फेमस आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, फिलहाल के लिए अगर नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो वो इसको हम यहीं पे अभी ब्रेक करते हैं, जब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तब हम यहाँ पे इसको डिटेल में करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस हाफ से डिवाइड करते हैं। तो क्या करना है, x इक्वल्स टू माइनस हाफ पे इसकी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव निकालनी है, तो सॉरी प्लस हाफ पे इसको आप 0 करेंगे, x माइनस हाफ को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू हाफ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू हाफ पे वैल्यू निकालिए, 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 3
इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 8 एलसीएम आएगा, राइट। सो हम 8 एलसीएम लिख देते हैं, और ये 1 प्लस 2 3 + 6 प्लस 2 4 12 एंड डेट कम्स आउट टू बी 8। सो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 7 27/8 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 27/8। तो यानी x माइनस हाफ से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट 27/8। तो ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विथ x। x बेसिकली क्या है, ये है x माइनस 0। अगर आप x की बात करें तो ये x माइनस 0 लिखा हुआ है। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर x इक्वल्स टू 0 पे। तो x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल कितना है कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो रिमाइंडर स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी जब x से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन द थर्ड पार्ट जो है वो है x इक्वल्स टू पाई। तो x इक्वल्स टू पाई, तो पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और x प्लस पाई से इसको डिवाइड किया है तो उसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस पाई लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू माइनस पाई कितना आता है माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है ना स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल मी, ओके। प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये रिमाइंडर आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर है व्हेन वी डिवाइड दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बाय x प्लस पाई, ओके। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई थिंक फोर्थ पार्ट भी इजीली समझ में आ रहा होगा अपने को, ओके, नो इशू। नाउ द फिफ्थ पार्ट की 5 + 2x से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, किससे, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 5 + 2x से डिवाइड करूँ तो 5 + 2x को 0 के इक्वेट करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। सो फिफ्थ पार्ट में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -5/2 निकालनी है, दैट इज -5/2 का होल क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी -125/8 एंड प्लस 3 इंटू 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4। तो 3 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 75/4। ये 75/4 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका -3 इंटू 5 दैट इज 15/2 आ जाएगा, एंड प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे 8 ले लेंगे एलसीएम, तो ये -125, 4 2 275 is 150, and 2 4 and 4 15 that is equals to 60 and plus 8. So 150 minus 125 that comes out to be 25 only, and 60 minus 25 that comes out to be I think 35, minus 35, and minus 35 plus 8 that is equals to -27, -27/8 इसका रिमाइंडर आएगा। So this is how we can solve this particular part also। 5th क्वेश्चन -27/8, इसका आंसर क्या आएगा -27/8। सो रिमाइंडर थ्योरम इजी है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना होता, बेसिकली इनडायरेक्टली आपसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा होता है उस पर्टिकुलर x के अंदर, राइट। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax²। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax², ओके, and 6x minus a is divided by x minus a। तो 6x minus a when divided by x minus a, तो इससे रिमाइंडर कितना आएगा अगर इस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करते हैं। तो px को आप अज्यूम करिए, px इज नथिंग बट x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और ये हमारा डिविजर पॉलिनोमियल है तो dx इक्वल्स टू x माइनस a। तो हमें अगर रिमाइंडर निकालना है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a निकालना है, बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो x इक्वल्स टू a पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी a³ माइनस a टाइम्स a² प्लस 6a माइनस a। तो a³ माइनस a³ तो कैंसिल हो जाएगा, और 6a माइनस a 5a आ जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन मैं आगे कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जाएंगे तब भी यही आएगा, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाने का मतलब क्या है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, यही है। तो x माइनस a से उसको डिवाइड करके देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि x³ आ जाए, x³ x² से, तो x³ आ गया, x² माइनस a कितना हो जाएगा -ax²। नाउ कैंसिल आउट, सो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, और बचा कितना 6x माइनस a।
अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 6 आ जाए, तो अपन +6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6x आ जाएगा एंड -6 से फिर कैंसिल आउट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a -a + 6 से डेट कम्स आउट टू बी 5 है। देखो 5 है रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, है ना, और आपका यहाँ पे भी 5 है रिमाइंडर आ रहा था। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अपने को चीज़ों को सिंप्लीफाई करके दे देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल था। और क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर द 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये कैसे करेंगे? 7 + 3x अगर फैक्टर है 3x³ + 7x का, तो 7 + 3x कंप्लीट डिवाइड करेगा 3x³ + 7x को। अगर कंप्लीट डिवाइड करता है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर आप 7 + 3x को 7 + 3x से 3x³ + 7x को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है वो चेक कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। एज सिंपल एज डैट। ओके, तो करके देखते हैं एक बार, चलो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x³ + 7x को अगर डिवाइड करते हैं 7 + 3x से, आई थिंक यस 7 + 3x से, तो अगर ये चेक कर रहा है कि 7 + 3x फैक्टर है कि नहीं है, तो आप इसको 0 को इक्वेट करके देखिए कि x की वैल्यू कितनी आती है। x की वैल्यू आती है -7/3। तो इस पॉलिनॉमियल को आप px मानिए। अब px की वैल्यू चेक करिए -7/3 पे, तो देखिए क्या आती है। -7/3 पे वैल्यू आती है 3 टाइम्स -7/3 का क्यूब प्लस 7 टाइम्स -7/3, यही आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये 3 और 7 × 7 कितना होता है -49 और इंटू 7, और ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा आपका -49/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको भी। सो -49/3 आ रहा है ये, ठीक है। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका -49 × 7 डेट इज़ -343/9, और ये बचेगा -49/3। सो आई थिंक डोंट थिंक सो कि ये एडअप होके कभी 0 होगा, है ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा, एडअप के कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि -343/9 ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है, अब -49/3 ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये दोनों ऐड ही होंगी, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकती है। तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अपन क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर। 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर। अगर फैक्टर होता स्टूडेंट तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो ये चीज़ अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली। एक्सरसाइज 2.3 इज रिलेटेड विद द रिमाइंडर थ्योरम, और हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, नो इशू विद डैट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन, दैट इज एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट करते हैं। यस, और आई थिंक ये बड़ी एक्सरसाइज होगी होपफुली। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ ए फैक्टर हैज़ x+1 एज ए फैक्टर। तो बस सारी सब जगह x = -1, x+1 अगर फैक्टर है, यानी अगर मैं x³ + x² + x+1 को x+1 से डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 को 0 के इक्वेट करिए और x = -1 पे हर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक कर लीजिए। जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती जाए, मार्क माय वर्ड, जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती जाए वो फैक्टर बन जाएगा, यानी x+1 उसके लिए, उस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x+1 उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करेगी, लीविंग रिमाइंडर 0। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें आपके बैठें, एकदम फिट ऑन हो जाएं कि यार पॉलिनोमियल के अंदर जो फैक्टर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम है क्या है, वन और सेम थिंग ही है। रिमाइंडर अगर आ रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वही चीज़ फैक्टर हो जाती है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल नंबर सिस्टम में जैसा अपन काम करते थे वैसे ही करते थे। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखो -1 पे, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 का क्यूब तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 + 1, तो ये 0 आ रहा है। तो इस केस में अपन बोलेंगे येस इट इज़ ए फैक्टर। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब आप चाहो तो मैं कंप्लीट डिवाइड करके भी दिखा सकता हूँ। कंप्लीट डिवाइड करके देखो, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसको आपको भी करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका क्वेश्चन काफ़ी फैक्टराइजेशन वाले सॉल्व होंगे। अब आप देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे ना, इस पॉलिनोमियल को आप x+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने बिना डिवाइड के बता दिया रिमाइंडर 0 आएगा कैसे, फैक्टर थ्योरम से, ठीक है ना। फिर भी आपके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा,
+1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, देन सब्ट्रैक्टेड बोथ द पार्ट, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आएगा x+1, फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर दिए +1 से, तो ये आ जाएगा x+1, फिर अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। बात समझ रहे? तो इस तरह से हम रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए अच्छे से कि कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो पॉज करिए, वापस से रिवाइंड करिए और फिर से नोट डाउन कर लीजिए। बट आई रिकमेंड यू कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड खुद से सॉल्व किया करें। अगर नहीं आता है, देखिए मान लो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपका वो आंसर नहीं आता है जो फैक्टर थ्योरम से या रिमाइंडर थ्योरम से आता है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो सॉल्यूशन है मुझे व्हाट्सअप करिए और मुझसे पूछिए सर इसमें कहाँ गलती हो गई है मेरी। यू कैन आस्क द मिस्टेक ऑल्सो, सिर्फ क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, अपनी मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई करना है। आप मुझसे पूछे कि सर मेरी कहाँ मिस्टेक हो गई है, मैंने कहाँ गलती कर दी है, मुझे ये समझा दीजिए कि मेरे से कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक आपको नज़र आ रही है क्या, लाइक द काइंड ऑफ थिंग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि x⁴ + x³ ये फैक्टर है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -1⁴ कितना होता है 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 रहेगा एंड +1, तो आप देखेंगे कि हर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये फैक्टर है कि x+1 नहीं, x+1 फैक्टर नहीं है, बट इवेंचुअली अगर आपने ये कहना चाहे कि x+1 से जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, किससे क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, तो आई थिंक ये सेकंड पार्ट भी इजी है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, अगेन इसमें वैल्यू निकाल लीजिए। -1⁴ ये +1 होता है, -1 का क्यूब ये -3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ये +3 आ जाएगा, -1 एंड +1, तो आई थिंक इसका भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी x+1 को आप इस पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये सेकंड और थर्ड नॉट ए फैक्टर है ना, सेकंड और थर्ड फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। फोर्थ पे आ जाते हैं, यानी x+1 को से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, तो आप निकाल के देख लीजिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, सो डेट कम्स आउट टू बी -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो -1 ही रहेगा। अब ये -1 है तो ये -1 बाहर वाले ब्रैकेट को प्लस में बना देगा, तो ये बनेगा 2 + √2, राइट, और ये +√2 तो यहाँ पे रहेगा ही। सो आई थिंक ये -1 -1 -2 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी 2√2, तो रिमाइंडर 2√2 आएगा, यानी फैक्टर अभी भी नहीं है। x+1 इज नॉट ए फैक्टर फॉर ऑल 3, ओनली सिर्फ एक पार्ट के लिए फैक्टर था, बाकी तीनों पार्ट के लिए फैक्टर नहीं है। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है? आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दीज पार्ट्स। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अगेन कॉल मी, एक्सप्लेन, आस्क मी विच पार्ट आर यू नॉट गेटिंग। आप इसको कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पर्पस नहीं था, यहाँ पे समझना पर्पस था कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं किसको है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो कैसे, देखो gx एक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, यानी ये जो gx पॉलिनोमियल है ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, gx पॉलिनोमियल होगी डिवीजर पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड कर रहे होंगे, और px यानी जिसको डिवाइड कर रहे होंगे, डिविडेंड। अब अगर ये फैक्टर थ्योरम को आइडेंटिफाई करना है तो डिवीजर पॉलिनोमियल x - a टाइप की होगी, और जो भी डिविडेंड पॉलिनोमियल होगी, सपोज करो px है, तो उस पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो यस इट इज़ ए फैक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए फैक्टर, यही मतलब है। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तो px और gx ये दे रखा है, तो ईजिली अपन डिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल gx, ये x+1 = 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो p ऑफ -1 निकाल के देखो, तो -2 टाइम्स -1 का क्यूब तो था -2 एंड -1 का स्क्वायर +1, -2 इंटू -1 दैट इज +2, ओके, एंड -1, सो आई थिंक -2 +2 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में अपन कह सकते हैं येस, यानी x+1 इज ए फैक्टर फॉर द पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 2x - 1। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी वैल्यू तो पॉलिनोमियल 0 नहीं आती, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाता, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता। बात समझ रहे हैं फैक्टराइजेशन को? यानी अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि x+1 यानी इस पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 2x - 1 को आप x+1 से कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, लिविंग वैन नो रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है होपफुली आपको, तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़, है ना। अब बात कर लेते हैं x = -2 पे। x+2 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x = -2 आएगा, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -2 कितनी आएगी, -2 का क्यूब, यहाँ पे x की वैल्यू -2 डालेंगे तो -2 का क्यूब कितना होता है -8,
ये -8 हो गया। -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये +12 हो गया, राइट। और ये x इक्वल्स टू -2, -2 इंटू 3 कितना होता है -6, तो ये -6 हो गया। और +1, तो ये +1 हो गया। अब आप देखें कि ये है 12 + 1 13 एंड -8 -6 -14, तो -14 एंड +13 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आप बोलेंगे नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर। वाई इट इज़ नॉट ए फैक्टर? बिकॉज रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा ना। द मोमेंट रिमाइंडर जीरो आ जाए तब आप कह सकते हो फैक्टर। यहाँ पे तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, यानी अगर आप x+2 से x³ + 3x² + 3x+1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। मैं आपको ये वाला पार्ट फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, है ना। अगर आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है तो फिर से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। x³ + 3x² + 3x+1 यही है पॉलिनॉमियल, ठीक है। और x+2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x+2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो x² से पहले करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, राइट, एंड 2x², तो ये 2x² हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, ये x² आ जाएगा + 3x+1। अब किससे करेंगे? अब x से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, x इंटू एक्स x² हो जाएगा, एंड x इंटू 2 दैट इज 2x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये कैंसिल, 3x - 2x, x आ जाएगा +1। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x आएगा, तो x+1 आएगा, x+2 आएगा नीचे, सॉरी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो फिर माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 1 - 2 -1, देखो रिमाइंडर -1 आ रहा है। और यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम से यानी फैक्टर थ्योरम से जो भी है यही चीज़ आ रही थी, रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट कि x - 3 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू +3 वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू 3 ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितनी आ रही है? 3 का क्यूब होता है 27 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 4 ज़ा 36, तो -36 आ जाएगा सेकेंड टर्म, एंड +3 एंड +6, तो 6 और 3 9, और ये भी 9 होता है। 27 - 36 -9, तो 9 - 9 0 हो जाएगा, तो येस इट इज़ ए फैक्टर। यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट में x - 3 थर्ड पार्ट के लिए फैक्टर है और x+1 फर्स्ट पार्ट के लिए फैक्टर है, बाकी सेकंड पार्ट फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी x - 1 इन चारों केसेस के लिए फैक्टर है। यानी अगर मैं x की वैल्यू, x - 1 है ना फैक्टर, तो यानी अगर मैं x - 1 को 0 को इक्वेट करूँ तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1। यानी अगर मैं x - 1 से इन चारों पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? 0, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी इसका मतलब वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू 1 क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो बस आपको ये अगर चीज़ समझ में आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 और उसको 0 को इक्वेट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल P1 है ना, वो कितनी आएगी? आप निकाल के देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है +1, तो 1 + 1 + k, ये कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 0 आना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो पहले पार्ट का आंसर तो -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकाल के देखिए, P1 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए सेकंड पार्ट में। तो P1 होता है 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2 प्लस k इंटू 1 दैट इज k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 - √2। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये वैल्यू आ रही है k की। थर्ड पार्ट के अंदर आ जाए तो थर्ड पार्ट हो रहा है kx² - √2x + 1। सो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल ये भी 0 होनी चाहिए। सो हम निकाल लेते हैं, तो k माइनस √2 इंटू 1 √2 ही होता है +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? k इज इक्वल्स टू 1 - 1 + √2, ये आ जाएगा k की वैल्यू। और फाइनली थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट में आप ये निकाल लिए, P1 इक्वल्स टू 0 अगेन, तो ये जाएगा k - 3 + k इज इक्वल्स टू 0। सो 2k इक्वल्स टू 3, 2k इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी नहीं है, मैं तो कहूँगा कि एकदम चाइल्डिश टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अभी समझ में नहीं आई है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी यार, है ना। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को समझा के कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट करें अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फैक्टराइज द फॉलोइंग है। अब आप नोटिस करिए कि ये चारों डिग्री, जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चारों पॉलिनॉमियल जो है वो 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल है। अब 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल है, इसको फैक्टराइज करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका आपको दिमाग में रखना है। इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या नाम है इसका?
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2 डिग्री पॉलिनॉमियल की फैक्टराइजेशन का एक स्पेशल तरीका है। जस्ट होल्ड ऑन। टू डिग्री की पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन का एक स्पेशल तरीका है जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही समझेंगे। तो सबसे पहली पॉलिनॉमियल ले रहा हूँ मैं 12x² माइनस 7x+1। तो 12x² माइनस 7x+1 ये 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल, इसको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने का सबसे पहला तरीका है, देखो ये, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एक कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगी, श्योर। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे, टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x² 12 है, और एक कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 1 है। तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप लिखते जाए। स्टेप जो मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ उसको आप पॉइंट वाइज लिख लें अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। पहला स्टेप है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सॉल्व करने के क्वेश्चन का, कि कोफिशिएंट ऑफ x² यानी जो 2 डिग्री का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको आप मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट स्टेप यही है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लिख लें। तो क्या आंसर आ रहा है 12, लिख लिया। अब 12 का फैक्टराइज कर दें, 12 के आप फैक्टर्स बना लें यानी एलसीएम ले लें। तो ये 2 6 12, 2 3 6, 3 1 1 एंड 1 1 1। तो अब आपके पास 4 फैक्टर आ गए, 2 2 3 और 1। तो मैं लिख देता हूँ चारों फैक्टर को, 2 2 3 और 1। अब इन चारों फैक्टर को ऐसे लिखना है, यानी इन चारों फैक्टर से अपने को 2 फैक्टर बनाने हैं। इन चारों फैक्टर से अपने को 2 फैक्टर बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे बीच वाली टर्म मिल जाए। कौन सी, -7 मिल जाए। यानी या तो ऐड करके -7 मिल जाए या सब्ट्रैक्ट करके -7 मिल जाए। बात समझ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये अब आपकी एनालिटिकल स्किल है कि किस तरह से आप अपनी एनालिटिकल स्किल को काम में लेते हैं और इन चारों फैक्टर से 2 ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिससे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके -7 मिल जाए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं 2 × 2 और इन दोनों को कंबाइन कर दूं 3 × 1, तो यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 7 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे चाहिए -7, तो दोनों का साइन क्या लगाऊंगा, -3। फिर से मैं बताता हूँ, देखिए फिर से आप चीज़ों को समझिए। चीज़ें मैंने ये बताई थी कि आप सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट टर्म को लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ x² को लिखने के बाद और कांस्टेंट टर्म को लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके फैक्टर्स निकालिए। उनके फैक्टर्स को आप लिख दीजिए 2 2 और 3 और 1। इन चारों फैक्टर, यहाँ पे तो 4 है, वहाँ कई जगह 5 आ सकते हैं, कई जगह 3 आ सकते हैं, कई जगह 2 आ सकते हैं। इन चारों या पांचों या जो भी फैक्टर्स आपके आए उनको लिखने के बाद उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, यानी इन चारों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने को बीच वाली टर्म मिल जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मेरे को यहाँ से दिमाग में लग रहा है कि अगर इन दोनों को कंबाइन करूँ और इन दोनों को कंबाइन करूँ तो यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 3, 2 × 2 4 और 3 × 1 3। इन दोनों को ऐड करके मुझे 7 मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे चाहिए -7, तो इन दोनों के साइन में माइनस लगा दूंगा। यानी 12x², अब देखिएगा, अब खेल देखिएगा, 12x² माइनस 7x+1। अब स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो -7 को मैं लिख सकता हूँ -4x और -3x। ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। बात समझ रहे, ये कहलाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई ना। तो अब आपको स्प्लिट करने के बाद अब आपका काम क्या है, कुछ नहीं है, बस कॉमन लेना है। तो हमने -7x को कैसे स्प्लिट कर दिया, -4x और -3x। अब पहली 2 टर्म में कुछ कॉमन ले लीजिएगा, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो 4x कॉमन नजर आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x -1। और लास्ट की 2 टर्म में कुछ कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो -1 आप बाहर निकालिए, तो अंदर बचेगा 3x -1। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3x -1 कॉमन आ रहा है, तो 3x -1 अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 4x -1। तो यानी ये फैक्टराइज हो गई कौन सी थ्योरम, 12x² माइनस 7x+1, ये आ गई फैक्टराइज होके। बात समझ रहे हैं। अब अगर आप बोलो कि सर इसका अगर फैक्टर थ्योरम से निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम से अपन दिमाग कैसे लगाएंगे। यहाँ से देखो एक फैक्टर तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर आप नोटिस करो कि ये पॉलिनॉमियल px थी 12x² माइनस 7x+1, तो एक फैक्टर तो 1/3 आ रहा है, यानी p 1/3 0 हो जाएगा, है ना। ये 3x - 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, और एक फैक्टर 1/4 आ रहा है। तो ये दिमाग कैसे लगाएंगे आएगा अपन कि 1/3 भी फैक्टर हो सकता है, 1/4 भी फैक्टर हो सकता है। ये तो बाद में पता चला कि 1/3 और 1/4 ही फैक्टर हो रहा है, पहले कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, फिर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x², ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3, तो 2x² + 7x + 3 इसको फैक्टराइज करते हैं।
सो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सो अगेन कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखिए, वो है 2, कांस्टेंट टर्म लिखिए वो है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6 के फैक्टर्स बनाइए, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1 और 1, तो 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो तीनों फैक्टर को एक एक करके लिख लेते हैं, 2 3 और 1। अब इन तीनों से दो वैसे नंबर बनाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 मिल जाए। बहुत इजी दिख रहा है, 2 इंटू 3 और ये अकेला 1, तो एक तो 6 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। इनको ऐड करके मुझे 7 मिलता है, दोनों के साइन प्लस होने चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे प्लस 7 चाहिए। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर लो, कोई इशू नहीं है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 7x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस x, यहाँ से 6 और 1 लिखा है ना, तो 6x और प्लस x, सो 2x स्क्वायर प्लस 3। अब पहली दो टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, लास्ट की दो टर्म में 1 कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। तो पहली दो टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, और लास्ट की दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल लिया, x प्लस 3। अब अगेन इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, हो गई फैक्टराइज। ये आंसर है, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। दिस इज हाउ द फैक्टराइजेशन अकर। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में और डीप करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और 2.4 भी चाहे तो कर सकते हैं, नो इशू विद डैट, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट फिनिश होने पर आ चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंक्लूड करेंगे होपफुली ओके। सो टिल देन आप लोग अपने नोट्स को बनाइए, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर एंड बाय।